एमए फाइनल ज्योग्राफी के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस कक्षा में आज आप औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण की विधियों के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में आपने देखा औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण के कौन कौन से आधार हैं, उन आधारों का विवेचन किया। एक बार फिर मैं उन आधारों को आपके सामने दोहराता हूँ। औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण कारखानों की संख्या यानी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर कारखानों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्लूडेड ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो प्रोडक्शन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन। उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों का कुल श्रमिकों के संदर्भ में अनुपात, रेशियो ऑफ दी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज इन ऑल वर्कर्स। और इसी प्रकार कुल औद्योगिक उत्पादन, नेट यानी ग्रोस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आंकड़े हम एकत्रित कर लेते हैं। अब इन आंकड़ों के बाद इनको हम बहुत सारी विधियां हैं उनके माध्यम से औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। उसमें पहली विधि है केंद्रीयकरण का स्तर, यानी जो भी आंकड़े हमारे पास प्राप्त हैं प्रत्येक प्रदेश का अलग अलग स्तर ज्ञात किया जाता है, केंद्रीयकरण का स्तर निकाला जाता है और इसके लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। सबसे पहले सभी प्रदेश अनुपात अनुसार क्रमानुसार लिखे जाते हैं और उन उद्योगों विशेष में लगे व्यक्तियों की संख्या को क्रम के अनुसार लिखे गए प्रदेशों के अनुसार तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि योग सभी प्रदेशों में लगे हुए व्यक्तियों की 50% संख्या मिलती हो। यानी केंद्रीयकरण का स्तर ज्ञात करने के लिए सभी प्रदेशों को एक अवरोही क्रम में जमा लिया जाता है और जब तक उन प्रदेशों को उन उद्योगों को शामिल करते हैं जिसमें किसी भी प्रदेश में उद्योगों में लगे हुए लोगों का 50% तक के इंडस्ट्रीज आ जाएं। फिर जब उस प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात किया जाता है। इस प्रतिशत को 100 में 2 का इस प्रतिशत में 100 को 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से घटा दिया जाता है, 100 में से घटा दिया जाता है। फिर इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसे केंद्रीयकरण का सूचकांक कहते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इसमें हम 4 चरण अपनाते हैं। प्रत्येक प्रदेश के लिए उस उद्योग विशेष में लगे हुए लोगों की संख्या का अनुपात निकाला जाता है। दूसरे चरण में सभी प्रदेश अनुपात को हम क्रमानुसार लिख देते हैं। क्रम में लिखने के बाद उद्योग विशेष में लगे हुए लोगों की संख्या का अनुपात निकालते हैं। जैसे चावल उद्योग में लगे हुए लोगों का अनुपात निकालें, यानी कुल उद्योगों में लगे हुए लोगों से चावल उद्योग में लगे हुए लोगों का अनुपात निकाल लिया जाता है। और फिर उसके बाद सभी प्रदेशों में लगे हुए व्यक्तियों का जो उद्योगों में लगे व्यक्तियों का यानी सभी, जैसे चावल उद्योग में सभी प्रदेशों में लगे हुए लोगों को प्रतिशत को जोड़ते जाते हैं और जब तक उस प्रदेशों को शामिल कर लेते हैं जहाँ जहाँ तक चावल उद्योग में लगे हुए लोगों का 50% हो जाए। इस प्रकार 50% होने के बाद अब उस प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात कर लेते हैं और इस प्रतिशत को 100 में से घटा देते हैं। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसे केंद्रीयकरण का सूचकांक कहते हैं। ये सूचकांक यदि 100 तथा 50 के मध्य आता है तो इसका अर्थ यह है कि वो उद्योग विशेष सर्वत्र समान रूप से नहीं हैं, उसी के केंद्रित हैं, यानी किसी पर्टिकुलर प्रदेश में ही केंद्रित हैं। सूचकांक 50 से जितना अधिक होगा उद्योग का स्थानीयकरण उतना ही अधिक होगा। इस तरह से ये केंद्रीयकरण सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी विधि है उसमें स्थानीयकरण लब्धि, लोकेशन क्वेश्चन से भी हम औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। स्थानीयकरण लब्धि किसी प्रदेश विशेष में किसी उद्योग विशेष में लगे हुए व्यक्तियों के सापेक्षिक केंद्रीकरण का द्योतक है। यानी इसमें ये पता लगाते हैं कि किसी प्रदेश विशेष में किसी उद्योग विशेष का परिणाम उसके समुचित हिस्से को कम या अधिक है
इसका अनुपातों का अनुपात कहते हैं। यानी लोकेशन क्वेश्चन क्या है, ये अनुपातों का भी अनुपात है। जैसे कुल उद्योगों में लगे हुए लोगों का अनुपात 100 में से प्रतिशत निकाल लेते हैं, फिर उस प्रतिशत का भी चावल उद्योग में वे लगे हुए लोगों का प्रतिशत निकालते हैं। इस तरह से ये स्थानीयकरण लब्धि अनुपातों का भी अनुपात कहलाता है। किसी भी प्रदेश विशेष में किसी भी मापक तत्व के आधार पर किसी उद्योग विशेष का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी उस प्रदेश में उसी मापक तत्व के आधार पर देश के संपूर्ण उद्योगों का कितना प्रतिशत स्थित है। उपरोक्त दोनों आंकड़ों के अनुपात को ही स्थानीयकरण लब्धि कहते हैं। यानी किसी प्रदेश में पूरे संपूर्ण देश के लोगों का, उद्योगों में लगे हुए लोगों का प्रतिशत, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा किसी उद्योग विशेष का संपूर्ण देश में कुल उद्योगों में लगे हुए लोगों का प्रतिशत तथा उस राज्य में लगे हुए लोगों का प्रतिशत। इस तरह से ये दो आंकड़े इसमें प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कर सकते हैं कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग में लगे हुए कुल उद्योगों का कितना प्रतिशत है और देश में उद्योग में लगे हुए लोगों का कितना प्रतिशत राजस्थान में लगे हुए हैं। इसी तरह से किसी मतलब वस्त्र उद्योग में संपूर्ण भारत में कितना लगा हुआ है और उसका राजस्थान में कितने प्रतिशत हैं। माना कि भारत के 10% तथा राजस्थान के 5% लोग वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं, तो स्थानीयकरण लब्धि कितनी हुई, 10/5 बराबर 2 होगी। यदि ये मान 1 से अधिक आता है तो इसका अर्थ है उस प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीयकरण है, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसको एक प्रदेश मान लिया, जहाँ मध्यम कंसंट्रेशन आता है उसको दूसरा प्रदेश मान लिया, और जहाँ बहुत कम कंसंट्रेशन आता है उसको पिछड़ा हुआ प्रदेश या अल्प विकसित प्रदेश मान। इस तरह से किसी उद्योग विशेष का किसी स्थान विशेष में ज़्यादा केंद्रीकरण है, उसको वो प्रदेश अलग प्रदेश का निर्धारण कर दिया जाता है। इसी प्रकार तीसरी विधि है उद्योगों के निर्धारण की, स्थानीयकरण गुणांक, लोकेशन कोफिशिएंट। पहले था लोकेशन क्वोशिएंट यानी अनुपातों का अनुपात, संपूर्ण देश के अनुपात से उस राज्य का अनुपात निकालना। और ये तीसरी जो विधि है यह है स्थानीयकरण गुणांक, लोकेशन कोफिशिएंट। देश के विभिन्न प्रदेशों में उद्योग विशेष के सापेक्षिक केंद्रीयकरण को ज्ञात करने के लिए स्थानीयकरण गुणांक निकाला जाता है। इसे निम्नानुसार निकालते हैं। इसमें एक सूत्र दिया हुआ है, उस सूत्र के आधार पर हम स्थानीयकरण गुणांक निकालते हैं। सूत्र क्या है, एक इसमें पहले इसी इसका जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक अंतर को जोड़ लिया जाता है, यानी आंकड़ों में जो भी राज्य स्तर के आंकड़े और स्थानीय स्तर के आंकड़े, इन आंकड़ों को जो है प्लस और माइनस में जो है अंतर निकाल लेते हैं। योग को 100 से विभाजित कर लिया जाता है। यदि भाग 0 या 1 आता है तो उद्योग का केंद्रीकरण होगा, और अगर 0 है तो उद्योग सर्वत्र व्याप्त होगा। यदि जैसा कि कहा ऋणात्मक और धनात्मक अंतर जो आए हैं उनको प्लस माइनस करके अलग अलग जोड़ने के बाद दोनों का अंतर अगर 0 आता है तो वो उद्योग सर्वत्र व्याप्त है, और अगर उनका अंतर ज़्यादा आता है तो केंद्रीकरण अधिक होगा। यानी उद्योग विशेष में देश में लगे हुए लोगों की संख्या का प्रदेश विशेष में प्रतिशत के अंश को ज्ञात करते हैं। देश के समूहीकरण उद्योग में लगे हुए लोगों की संख्या का प्रदेश विशेष में क्या प्रतिशत है ये निकालकर और उनका अंतर निकाल लेते हैं, और इससे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आता है अंतर उसको जो है हाईएस्ट से लोवेस्ट में निकालकर और वो इंडस्ट्रियल रीजन का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार चौथी जो विधि है वो है लोकेशन कर्व, यानी स्थानीयकरण वक्र। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, ये स्थानिक विश्लेषण की तकनीकों में इसमें भी स्थानीयकरण कर्व से भी उद्योगों के कंसंट्रेशन को हम ज्ञात करते हैं, उसके आधार पर उद्योगों का, औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। स्थानीयकरण वक्र बनाने के लिए पहले एक्स और वाई अक्ष पर यानी संपूर्ण उद्योगों के प्रदेशों, अलग अलग प्रदेशों में लगे आंकड़ों को लिख दिया जाता है। फिर एक्स अक्ष पर किसी उद्योग विशेष में लगे हुए लोगों के उस अलग अलग प्रदेशों के आंकड़ों को बना दिया जाता है। फिर समान वितरण रेखा के सहारे वक्र रेखा जहां दोनों प्रकार के बिंदुओं को काटकर बनाई जाती है, तो वक्र रेखा समान कर रेखा के नज़दीक होगी
तो उद्योग कंसंट्रेट हो गए, और वक्र रेखा समान वितरण रेखा से दूर होगी तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा। इस आधार पर औद्योगिक प्रदेश जहाँ केंद्रीकरण है उसका अलग निर्धारण कर लिया जाता है, जहाँ विकेंद्रीकृत है वो निर्धारित नहीं किया जाता है। इस प्रकार से उद्योगों के प्रदेशों का निर्धारण हम कर सकते हैं। ये अलग अलग 4 विधियों से हम विभिन्न विद्वानों ने उद्योगों के निर्धारण के लिए इन आधारों को प्रयोग में लिया है। नेल्सन तथा हैरिस ने भी एक विधि का प्रतिपादन किया है। इस विधि में उद्योगों में लगे हुए लोगों का प्रतिशत संपूर्ण उद्योगों में लगे हुए लोगों के आधार पर मालूम करके और फिर उसका मीन ज्ञात कर लेते हैं। मीन ज्ञात करने के बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे हम जो है औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। जहाँ जो है वैल्यू वो स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़्यादा आती है वहाँ हाई डेवलप एरिया, जहाँ मध्यम आती है मीडियम डेवलप एरिया, और जहाँ कम आती है वो अनडेवलप्ड एरिया के आधार पर निर्धारण करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंधित आंकड़ों को लेकर औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। ये औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण की विधियां हैं जो कि विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग दी हुई हैं। आप विभिन्न पुस्तकें चाहे वो नेल्सन और हैरिस की हो, चाहे वो सिंह एंड सिंह की हो, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलेक्जेंडर की हो, उसमें भी दी हुई हैं। इन विधियों का आप गहन अध्ययन इन पुस्तकों में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।